गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं, है ना। और ये टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। आप क्लास इस चीज़ से आप परिचित है, सांख्यिकी वर्ड से आप बहुत पहले से ही परिचित है। आप क्लास 6-7 से ही इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको मिल चुकी होगी। और ये सबसे बड़ा चीज़ ये कि एक ऐसा ये टॉपिक है या गणित का ऐसा ही शाखा है जो आपको हर जगह मिलेगी। चाहे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में हो, मैथ में तो है ही, और भी सब्जेक्ट में है। और इसका आगे चल के बहुत बड़ा रेंज आ जाती है इसकी, है ना। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि सांख्यिकी है क्या। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फिर से एक बार इसको क्या करते हैं, पुनः शॉर्ट में रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो सांख्यिकी जो है वो गणित या विज्ञान का वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण या व्याख्या की जाती है। मतलब बोल सकते हैं कि वह विज्ञान जिसमें आंकड़े का एकत्रीकरण हो, वर्गीकरण हो, प्रस्तुतिकरण हो, विश्लेषण या व्याख्या की जाती है ना। इस चीज के बारे में सबसे मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि वह विज्ञान या वह गणित जिसमें आंकड़े के बारे में मुझे पढ़ना, चाहे तो आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण की बात हो या आंकड़े का अध्ययन की बात हो। एक चीज और है कि सांख्यिकी में जितने भी आंकड़े ना एकत्र किए जाते हैं उससे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य को काम करेगा भी क्यों लोग। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ना, उसको इस सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं। और सांख्यिकी क्या होता है, किसी भी चीज को आसानी से रिप्रेजेंट कर देती है। अब जो नया टॉपिक आया है हम लोग का आंकड़े, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेटा, बहुत से लोग इसको आंकड़े भी बोलते हैं, है ना। तो आंकड़े है क्या, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्य या अंक जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो उसे आंकड़ा कहते हैं। मतलब किसी निश्चित उद्देश्य से किसी भी चीज को कलेक्ट करना, है ना। चाहे आपको कुछ भी उद्देश्य हो सकती है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई चीज को, कोई जानकारी को, कोई तथ्य को, कोई अंक को, कोई सारणी को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थियों की ऊंचाई को एक टेबल बनाना, है ना, या एक सारणी बनाना। अपनी कक्षा में कुछ बच्चे अब्सेंट रहते हैं, उसकी संख्या को काउंट करना। अपनी कक्षा में कुछ बच्चों का वजन को मेजरमेंट करना, है ना। इस सब के पीछे कुछ कुछ उद्देश्य हो सकती है अपना, लेकिन ये सब जितना भी हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहलाते हैं, आंकड़ा कहलाते हैं। तो एक बात ये खुल करके आई है आंकड़ा के बारे में कि कोई भी तरह का तथ्य हो या जानकारी हो, है ना, या तो फिर अंक रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़े आंकड़े बोलते हैं, या फिर उसको डेटा भी कर सकते हैं। अब आंकड़ा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि आंकड़ा दो तरह का होती है। पहला क्या होती है, प्राथमिक आंकड़े, और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। अब देखिए, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है, ये चीज जानना है आपको। आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा, तो ये वे आंकड़े होते हैं जो किसी शोधकर्ता के द्वारा सीधे अपने उद्देश्य के लिए पहली बार एकत्र करते हैं। उदाहरण के तौर पे परिवार की आय, अगर मान लिया जाए एक परिवार में कुछ लोग हैं, है ना, और प्रत्येक मंथ में वो कितना कमाते हैं उसका अगर ब्यौरा रखते हैं तो एक तरह का डाटा हो गया। वो खुद से बनाते हैं, उनकी खर्चा, जेब खर्चा, बहुत सारा मद में खर्चा करते हैं, उस सब का जो रिकॉर्ड खुद से बनाते हैं, तो उस सब को हम लोग जो बोलते हैं प्राइमरी डाटा बोलते हैं। मतलब प्राइमरी डाटा या जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वैसे आंकड़े होते हैं जो स्वतः तैयार करते हैं, खुद से हम लोग तैयार करते हैं, है ना, या फिर शोधकर्ता अपने उद्देश्य के लिए खुद से तैयार करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा। दूसरा है द्वितीयक आंकड़े।
जिसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है और जिनका उपयोग किसी दूसरे शोध या उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब ये वैसे डाटा होते हैं जो मैं खुद से तैयार नहीं करता हूँ, लेकिन इसका किसी उद्देश्य के लिए हम उपयोग करते हैं। तो उस तरह का जो आंकड़े होते हैं उसे बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। इसे गौण आंकड़े भी बोलते हैं। गौण आंकड़े इसलिए बोलते हैं कि इस डेटा को बनाने वाला का या डेटा को जो उसने बनाया उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती। ये डाटा किसने बनाया, क्यों बनाया, ये मुझे नहीं पता होता है। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सर जनगणना होता है किसी का, या किसी का कुछ डेटा होती जो न्यूज़पेपर से मुझे मिलते हैं, उस तरह के जो डेटा होते हैं उससे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। इसका स्रोत क्या क्या हो गया? स्रोत हो गया सरकारी प्रकाशन में अगर देखा जाए तो जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न विभागों का रिपोर्ट। निजी प्रकाशन में क्या हो सकते हैं? कोई बहुत सारे डेटा पुस्तक से हम लोग को मिल जाता है ना, पत्रिकाएं से मिल जाता है, अखबार आदि से मिल जाता है, वेबसाइट से भी कुछ डाटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं आधारित। जैसे इस तरह का जो डाटा रहते हैं हम लोग को, है ना, या फिर अन्य रूप में हो सकता है कि व्यक्तिगत स्रोत से प्राप्त डेटा, जैसे डायरी और पत्र। ये सब जो डाटा आता है हम लोग को, ये सब जो डेटा है हम लोग को, ये सब को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है ना। मतलब बोल सकते हैं कि डाटा में से वह डाटा जो सभी डाटा का गुण भाव को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप फल की दुकान में जाते हैं, है ना, और सेब खरीदना रहता है। अब बोलते हैं कि खट्टा है कि मीठा है, तो क्या करता है? एक सेब काट करके आपको खिलाता है। अगर आपको मीठा लगे तो बोलता नहीं सेब मीठा है, और आप क्या करते हो? आप ये समझते हो कि जितना भी सेब खरीदेंगे वो हमको मीठा आएगा। तो जिस सेब को आपने टेस्ट किया वो सेब ऐसा सेब है जो पूरा सेब को क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है कि वो क्या है हम लोग को? मीठा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं हम लोग, है ना। नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। मतलब क्या होता है कि वैसा मान, है ना, एक ही मान रहता है, वैसा बहुत सारा मान नहीं रहता, एक ही मान रहता है जो ग्रुप के सारे जितने भी आंकड़े हैं सबका गुणधर्म के बारे में पता चलता है। इससे क्या होता है? इस चीज को यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। और इसे निकालने का 3 तरीका, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि कल आप लोग को मैं बताया था कि बहुत सारे डाटा दिया हुआ है ना। जैसे आपका कल एग्जांपल लिए थे हम कि अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको जाना है अंडरगंज, है ना, और आपको जाने में आप वहाँ पहुँच जाते हैं और आपसे बोलते हैं कि बताइए कि आपका क्या किस स्पीड से आप आए। तब बोलते सर 50 की स्पीड से आए, 60 की स्पीड से आए, ऐसा बोलते हैं आप लोग। लेकिन क्या आपका गाड़ी हमेशा 50 में था? नहीं सर। हमेशा 60 में था? नहीं सर। कहीं आपका 80 भी रहा होगा, कहीं आपका 10 भी रहा होगा, कहीं 25 भी रहा होगा। लेकिन आप उस मान को बताएं जो क्या है आपका, मतलब सेंटर में था। मतलब क्या, एक तरह का सेंटर में था। ऐसा ही बोल सकते हैं केंद्रीय मान क्या होता है कि वह मान जो डाटा का सेंटर में हो, और वो जो सेंटर जो डाटा रहता है वो सारा डाटा उससे परिलक्षित हो जाती है। हमको पता चलता है कि मेरा क्या, मतलब इसमें किसके आसपास में डाटा मेरा मूव कर रहा है ना। अब ये 3 तरीका से निकालने वाला माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। जैसे माध्य क्या हुआ कि बहुत से आदमी लोग क्या करेंगे कि जितना भी स्पीड था जिस समय के लिए, उस समय से भाग दे करके निकाले होंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत, या इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, है ना। सब एक ही चीज है। माध्यिका क्या हुआ? जैसे मान ले कोई भी, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला डाटा, है ना।
जैसे मतलब घटते हुए से बढ़ते हुए गए ना, लेकिन हम पुराना घटा हुआ को बोल सकते हैं ना बढ़ा हुआ को बोल सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो बीच वाला डाटा कौन सा है ना। जैसे मान लिया जाए, और उसके लिए सबसे पहले क्या होता है ना, डाटा को अरेंज करना पड़ता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। अरेंज करने के बाद में जो मिडिल में जो डाटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका। इसका मतलब होता है बीच वाला डाटा। बीच वाला आंकड़े उसको माध्यिका। बहुलक, बहुलक कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, जो बार बार आया हो, है ना, अधिक टाइम आया। जैसे मान लिया जाए आप जो गाड़ी का स्पीड अभी बताए 60 है, मतलब आपका अधिकतम समय में, है ना, गाड़ी का स्पीड 60 रहा होगा, है ना। बहुत बार मतलब कम होता होगा फिर 60 पकड़ लेते होंगे, फिर ज्यादा होता होगा फिर 60 पे आ जाते होंगे, है ना। तो इस तरह का क्या हुआ हम लोग का, जो मतलब जो अधिक, जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। इसमें इसको क्या बोलते हैं, मोड। इसका हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माध्यक भी बोलते हैं। इतने सारा इसका क्या है हम लोग को नाम है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिठा लिया जाए, आपका 10 बच्चों का क्विज कराया गया, है ना। मान लेते हैं क्या है, 10 बच्चों को हम लोगों ने क्या करवाया, क्विज करवाया, और ये इसमें से टोटल जो मार्क्स था आपका 20 था, है ना। और जब 20 था तो जो मार्क्स ऑब्जर्व किए हम लोगों ने वो क्या आया, 5 है, 7 है, 8 है, 15, फिर 8 आया, फिर 6, फिर 9, फिर 8, फिर 17, फिर 18। इस तरह के क्या हम लोगों के पास एक आंकड़े हैं। अब देखिए इसमें से माध्य, मतलब हमको अगर माध्य निकालना होगा तो माध्य को क्या करेंगे हम लोग, औसत बोलेंगे, है ना। अगर माध्य निकालना होगा, है ना, माध्य को हमेशा x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे तुमको, देख रहा हूं मैं। माध्य को किससे करते हैं हम लोग, x डैश। माध्य का मतलब क्या बोले हम लोग, औसत। और औसत का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा की कुल संख्या। ऐसा आ गया, है ना। तो ये हम लोग क्या हो गए, एक तरह का सूत्र है इसमें। और यहाँ पे जो प्रेक्षण जो किया आप लोग ने क्या आया, ये सब चीज आया डाटा हम लोग को। अगर यहाँ पे अगर लिखा जाएगा तो कितना आएगा, 5 + 7 + 8 + 15 + 8 + 6 + 9 + 8 + 17 + 18। और संख्या कितना है, 10 है हम लोग को। अगर इसको सॉल्व करके अगर जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है इसका, भाग देंगे कितना का, 10.1। ये इसका क्या आ गया, x डैश का मान आ गया। बात समझ में आ रही है। तो जो माध्य, माध्य मतलब क्या हो गया, एक तरह का एवरेज, है ना। और इस चीज को अच्छा से समझना, आगे जितना भी सूत्र का डेरिवेशन होगा ना, यही कॉन्सेप्ट होगा। हर चीज का जानते, आप लोग को लगता है ना कि बहुत सारा सूत्र है, लेकिन एक ही सूत्र को तोड़ मरोड़ के बहुत सारा सूत्र बनाया जाता है। जितना भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, एक कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सारा जो सूत्र है ना याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं, केवल देखते जाओ सही से। तो यहां से ये हो गया। अब देखिए पहले माध्य, माध्यक और बहुलक को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। रो डाटा है ना, अगर किसी डाटा को बिना अरेंज किए हुए लिखते हैं, है ना, तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रो डाटा, है ना, मतलब कच्चा डाटा बोल सकते हैं उसको। अगर इसी डाटे को अगर अरेंज में भी लिखते हैं, मतलब प्रस्तुतिकरण में हम लोग पढ़े थे उसको, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, तो उस डाटा को हम लोग बोलते हैं अरेंज्ड डाटा, है ना।
और माध्यिका निकालने के लिए, है ना, चूंकि वो क्या चाहिए हमको, बीच वाला डाटा, तो इसलिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो डाटा दिया हुआ है या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या फिर घटते हुए क्रम में लिखो। तो इस डाटा को अगर बढ़ते हुए क्रम में यहां से लिख लियो ना, मिटा दो इसको। जितना भी डेटा है उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, है ना। आ जाओ, क्रम में लिखना। सबसे पहला काम यही करना है, डेटा का जो डेटा दिया हुआ है या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में या फिर उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो अगर यहां से लिखा हो तो सबसे पहले छोटा डाटा कौन सा है, 5, 6, 7 एक बार आया हुआ है, 8 फिर 8 हुआ है, फिर 8, 9, 15, 17, 18 ये चीज आया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो डाटा आया ये अरेंज डाटा आ गया, है ना। अब देखिए माध्यिका मतलब मैंने क्या बोला, बीच वाला, माध्यिका मतलब बीच वाला, बीच का मान। तो बीच कैसे निकालते हैं, अगर 4 इधर से छोड़ते हैं तो 4 इधर छोड़ना पड़ेगा। अब बच गया 2 डाटा, 2 डाटा बच गया ना। तो जो 2 जो डाटा बच गया, अगर सिंगल डाटा रहता तो बीच वाला निकालने में कोई दिक्कत, आराम से जो आता उसको लिख सकते थे। लेकिन यहां पे क्या है, 2 आया, तो जो माध्यक होगा ना, ये दोनों को जोड़ लेना है, 8 + 8 बटा 2। तो यहां कितना आएगा, बराबर 8। ये इसका आंसर है। समझ में आ रही बात। अगर यहां पे 9 रहता तो एक ही बीच वाला टर्म आता। मतलब ये चीज समझ लो कि जो आंकड़े का जो संख्या दिया हुआ है, आंकड़े का जो संख्या दिया हुआ, अगर विषम संख्या हो तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, लेकिन यदि सम संख्या हो तो 2 बीच वाला टर्म आएगा। जो जब 2 बीच वाला टर्म आ जाए तो दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भागा देना है। मतलब ये दोनों का औसत निकालना है, जो आएगा वही से क्या कहलाएगा, माध्यक। अब आया तीसरा बहुलक, है ना। इसका सूत्र भी आगे हम लोग देखेंगे। दोनों का काम लोग क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज निकालने का तरीका क्या है, या फिर दोनों का मध्य बिंदु निकालना रहता है। तो दोनों का जो मध्य बिंदु क्या है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दो, जो आए वो कहलाएगा इसका। तो एक दूसरा एग्जाम्पल के लिए जो माध्यक हुआ, इसमें निकालना आसान है ना। मतलब कौन सा टर्म आया, तीसरा टर्म आया। तो माध्यक के लिए सूत्र मैं आगे बताऊंगा जब माध्यक में पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल इसको देख लो, यहां तक लिख लिया, यहां तक। अब तीसरा जो बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है, मोड। ये क्या होता है, बहु मतलब जिसकी संख्या अधिक हो, जिसकी संख्या अधिक हो। तो ये जो डेटा दिया हुआ, ये डाटा के लो या फिर ये डेटा का लो, इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो अधिक बार आया है, 8। कितना बार आया है, बाकी कोई डाटा आया क्या, नहीं है ना। तब जो अधिक बार आया है इसका बहुलक कहलाएगा। अब बहुलक 3 कहलाएगा कि 8 कहलाएगा, ये बताओ। 8 कहलाएगा, क्योंकि हमको आंकड़े चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, आंकड़ा, नंबर नहीं चाहिए। तो इसका जो बहुलक होगा क्या होगा, 8। ऐसा गलती से 3 मत कर देना, क्योंकि 3 क्या है, कितनी बार आया है वो बता रहा है। और जब भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक निकालते हैं तो किसी न किसी आंकड़े को लेते, संख्या को नहीं लेते। बात समझ में आ रही है यहां तक। तो ये 3 चीज बताया आप लोग को, माध्यक, बहुलक। उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ में आ गया, किसी भी तरह का दिक्कत। अब हम लोग कोई किसी को दिक्कत है क्या, अब हम लोग एक एक करके फिर इसका विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि माध्य में किस तरह का आपका प्रॉब्लम आएगा, किस तरह से उसको हम लोग को सॉल्व करेंगे, है ना। और ध्यान देना, मैं बार बार बोलता हूं, एक ही सूत्र से सारा सूत्र बनता है, इसलिए उस सूत्र को समझना और कैसे आ रहा उस चीज को समझना, कभी भी भूलोगे नहीं। और नहीं तो फिर अगर रटोगे तुरंत भूल जाओगे। जैसे यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट में आप क्लियर हो गया ना, अब पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक के बारे में, तो माध्य के बारे में मान लेते हैं, माना प्रेक्षण,
इक्वल टू क्या है, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा डॉट 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 xn। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट n है, मतलब ये टोटल संख्या कितना हो गया, n हो गया, है ना। तो प्रेक्षण की संख्या इसका टू क्या मान लेते हैं, n मान लेते है ना। तो माध्य जिसको हम लोग बोलते हैं x डैश, इसका सूत्र अभी क्या बताया, प्रेक्षणों का योग बटा ये इसका सूत्र है। अब देखिए परीक्षण यहाँ पे क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट क्या xn डिवाइड बाय n। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, इसको लिखेंगे कैसे, जैसे इसको अगर है तो इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा। और मतलब क्या होता है इसका, जोड़। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखे, इतना टर्म को एक छोटा सा सिंबल में लिखना है। क्या करना है, इतना बड़ा टर्म को एक छोटा सा सिंबल में लिखना है। तो यहां लिखते हैं आई, और यहां मान जो मिनिमम मान रहता है, तो मिनिमम मान कितना है 1, और मैक्सिमम मान कितना है, तो आई के पास आई इक्वल टू कितना n, और यहाँ जो x है x लिखेंगे, और 1 2 3 ये वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे करेंगे i डिवाइड बाय n। ये हो गया x, ये हो गया मेन सूत्र इसका, जो माध्य का मेन सूत्र है ये है। अब इसी सूत्र से सारा सूत्र बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूं, यहां तक लिखिए पहले। है ना, किसका, माध्य का निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। इसके लिए क्या करें, सभी संख्या का जोड़, मतलब आप इसको ऐसा लिखोगे 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7। कोई छूटा क्या, और इस संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो ये इसका आ गया, क्या चीज आ गया, माध्य। इससे क्या आ गया, माध्य। अब ये चीज थोड़ा सोचो तुम लोग, ये चीज आप ध्यान दो, ये अगर ये छोटा सा तो आप लोगों ने आसानी से जोड़ लिया, और जोड़ने में देखे अभी कितना दिक्कत हो रहा था कि नहीं। अगर मान लिया जाए ये और भी डाटा लंबा डाटा रहता, ये 15 था तो 15 को जोड़ने में दिक्कत होने लगा। अगर मान ले रहता 30 रहता 40 रहता तो और दिक्कत होती कि नहीं होती। तो इसलिए इसको क्या किया गया, और सिंपलेस्ट वे में किया गया। क्या किया गया, देखिए सबसे पहले 2 1 है, ये 2 है, और भी है क्या 3 है। जो इसको 3 बार जोड़े हैं वो ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 गुना 3, जोड़ने में आसान हो जाता कि नहीं। अगर मान ले 3 कितना बार है, 1 बार, 2 बार है, तो 3 को 3 प्लस 3 ना लिख करके 3 गुना 2 कर सकते हैं क्या, तो गुना करके लिखने में आसान होता कि नहीं। तुमने बहुत अलग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि कौन सा डाटा कितनी बार आई है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी के रूप में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अगर मान लेते कि यह प्राप्तांक रहता, और ये इसका क्या है, छह है, 7 है, बस तो इतनी है ना। अब देखिए ध्यान दो, यहाँ पे 2 कितना बार आया हुआ है,
3 बार आया हुआ, 3 4 5 6 7। ये डाटा सही कि नहीं कैसे चेक करते हैं हम लोग इसको? ये जोड़ के देखते हैं कि 15 आया कि नहीं आया। अगर कम या ज्यादा आया मतलब कोई एक्स्ट्रा बार आ गया या कम हो गया। जोड़ो क्या, 3 है 2 और ये 2 7 3 10 5 मतलब सही है, कोई छूटा नहीं है। अब इस तरह का देखिए हमने क्या किया था, अभी जो माध्य निकाले थे, समझो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है। अभी बोले थे ना कि सूत्र सर एफ आई एक्स आई कैसे आया, देखो कहां से कॉन्सेप्ट आया। ये जो 2 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 बार गुना कर दो, तो एक्स आई हो गया और ये क्या हो गया, उसकी आवृत्ति हो गया, जो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसको अगर बनाना रहेगा तो जो माध्य निकालेंगे, माध्य जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, 2 गुना 3 कर सकते हैं क्या, प्लस 3 गुना 2 कर सकते हैं क्या, 4 गुना 2 कर सकते हैं क्या, 5 गुना 3 कर सकते हैं क्या, और 6 गुना 3 और 7 गुना 2। और कुल जो संख्या है कितना है, 15। अभी जो सूत्र लिखा था 100 और ये सूत्र में कोई ज्यादा अंतर, इसी प्रश्न को हम लोगों ने क्या किया, ऐसा लिख रहा। इसी प्रश्न को क्या किया मैंने, इस तरह से लिख रहा। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस कितना, 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 18 प्लस बटा कितना, जोड़ने के बाद आपको कोर्स इतना ही आएगा। देख लीजिए आप, कैंसर सेम आया, सेम आया कि नहीं। मतलब ये दूसरा टाइप का, ये जो प्रश्न था ये टाइप 1 था और ये जो आया टाइप 2। इस टाइप का जो प्रश्न था क्या, वो टाइप 1 था और जो सारणी के रूप में रहेगा ये क्या आएगा, टाइप 2 के रूप में रहेगा। अब इसके लिए सूत्र अगर आप खुद से बना सकते हो, सूत्र कैसे बना सकते हो, इसको क्या एक्स है और क्या है एफ है, ये दोनों गुना करके लिखे ना। तो क्या इसके लिए अगर सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो समेशन एक्स आई एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई, सभी का जोड़। क्या यही सूत्र आप जानते थे, एक्स आई एफ आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो ये जो सूत्र है नया सूत्र नहीं है, उसी सूत्र से यहाँ पे आया हुआ है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात? लगता है ज्यादा देर क्लास हो गया ना, छोड़ देना चाहिए।